हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो है हमारा टॉपिक क्रोमोसोम। अगर इससे पहले के वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आई अर्ज कि जाके जरूर देख लीजिए, सो दैट कि हर एक लेक्चर का जो लिंक है आप इजीली इस्टेब्लिश कर पाएँ। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको अलग अलग कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें से यूपी एलटी ग्रेड हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, बीएससी जूलॉजी हो गया या बीएससी मैथ्स हो गया। इसके अलावा कॉमर्स के कोर्सेज भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप देख सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, समझते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में तो क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मेशन तब होता है जब क्रोमेटिन थ्रेड का कंडेंसेशन होता है। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन थ्रेड क्या होता है इसको समझते हैं। यूजुअली आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है और हर एक सेल में अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। यानी हमारे एक सेल के अंदर कितना लंबा डीएनए होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है इसके अंदर कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद ये क्रोमेटिन थ्रेड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है ये फर्दर कंडेंस होंगे, तब जाके ये क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देखोगे, इस डायग्राम में आप देख रहे हो डीएनए है, डीएनए आगे कंडेंस होकर क्रोमेटिन थ्रेड बना रहा है। क्रोमेटिन थ्रेड के अंदर फर्दर कंडेंसेशन होगा, तब जाके वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, यानी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, वो कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। यानी क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो आपका कंडेंस होगा, कंडेंस होके क्या करेगा, आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसा आप पतंग उड़ाते हो, पतंग उड़ाने के लिए आपको मंजा की जरूरत पड़ती है और आपने देखा होगा मंजा बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको कंडेंस करते हो आप। कंडेंस कैसे करते हो, चक्री के ऊपर करते हो और उसको छोटे से स्पेस में बहुत बड़े मंजा को कंडेंस कर लेते हो। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, तो क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमोसोम कैसे बनता है कि जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड इस तरीके से डीएनए की कॉइलिंग होती है और डीएनए की कॉइलिंग की वजह से जो डीएनए है वो कंडेंस होना स्टार्ट करता है। और जब डीएनए कंडेंस होगा तो क्रोमेटिन थ्रेड का फॉर्मेशन करेगा और उसके अंदर और कंडेंसेशन होगा, यानी और करीब करीब आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तब जाके वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और क्रोमोसोम ही बेसिकली क्या होता है, जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन के समय में आपको जो दिखता है वो क्रोमोसोम दिखता है। ठीक है, उससे पहले आपको, यानी सेल डिवीजन से पहले जो इंटरफेज होता है उस कंडीशन में आपको क्रोमोसोम दिखता नहीं है, उस समय क्रोमोसोम दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ आपको डीएनए या क्रोमेटिन थ्रेड अपीयर होता है। क्रोमोसोम आपको बेसिकली क्या है, सेल डिवीजन या बोल सकते हो मेटाफेज की ड्यूरेशन में आपको ये दिखाई देता है। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है, एक हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है। यानी जब क्रोमेटिन में जब हाईली कंडेंसेशन हो जाएगा तब जाके क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है आपका। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है ये आपको विजिबल नहीं होगा इंटरफेज की ड्यूरेशन में। ठीक है, अब ये इंटरफेस क्या होता है, तो ऑलरेडी मेरा यूपी एलटी ग्रेड के अंदर मैंने सेल साइकिल को डिफाइन कर रखा है, उसके अंदर आप जाके इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। यानी जब भी कोई सेल को डिवाइड करना होता है तो उसको दो फेजेस के अंदर होके जाना पड़ता है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं इंटरफेज, एक को बोलते हैं इंटरफेज और दूसरे को बोलते हैं एम फेज। ठीक है, एम फेज वो फेज है जहां पर सेल एक्चुअल में डिवाइड करता है, लेकिन इंटरफेज वो फेज है जहां पे सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करता है, यानी अपने सेल ऑर्गेनल्स के अमाउंट को बढ़ाएगा, उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अमाउंट को बढ़ाता है। उसके अंदर अगर हम बात करें कि जितने भी जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये जितने भी सेल को डिवाइड करने के लिए जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है वो प्रिपरेशन बेसिकली कहाँ होती है, आपकी इंटरफेज के अंदर होती है। ठीक है, तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि इंटरफेजिक, अगर हम किसी सेल को इंटरफेज में देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या दिखाई देगा, डीएनए दिखाई देगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर क्रोमोसोम की मुझे स्टडी करनी है तो क्रोमोसोम को हम बेस्ट स्टडी कर सकते हैं किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, मेटाफेज के अंदर हम
क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम का साइज क्या होता है? सबसे कम होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट होता है। ध्यान रखना है, जब भी जो जनरली जब सेल डिवाइड कर रहा होता है और सेल मेटाफेज स्टेज में आता है तो वो फेज बेस्ट होता है क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि उस समय क्रोमोसोम का जो साइज होता है सबसे शॉर्टेस्ट होता है। सबसे शॉर्टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा अच्छा कंडेंसेशन हो जाता है, यानी बहुत अच्छे कंडेंसेशन की वजह से जो क्रोमोसोम है हमें बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि अगर हमें साइज ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो साइज ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए जो सबसे बेस्ट फेज होगा दैट इज योर मेटाफेज, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्रोमोसोम के शेप की स्टडी करनी है, ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है साइज और एक है शेप। साइज की स्टडी करनी है तो मेटाफेज, अगर शेप की स्टडी करनी है तो कौन सा फेज बेस्ट रहेगा? हमारा एनाफेज, या फिर बोल सकते हो एनाफेज स्टेज बेस्ट रहता है। किसकी स्टडी करने के लिए? क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करने के लिए ये बेस्ट स्टेज होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप समझते हैं कि जीनोम क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक डिप्लॉयड सेल के अंदर, डिप्लॉयड का मतलब सपोज करो अगर मेरी एक बॉडी से एक सेल निकाला जाएगा, एक सोमेटिक सेल निकाला जाएगा, तो वो सेल कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, यानी उसके अंदर 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 46 का मतलब क्या है कि मेरे बॉडी के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है उसका जो आधा पेयर है वो मेरे मेल पेरेंट्स यानी मेरे फादर से आया होगा, और आधा आधा जो क्रोमोसोम है वो मेरे फीमेल पेरेंट यानी मेरे मदर से आया होगा, ठीक है। यानी जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? क्रोमोसोम के दो सेट्स हो गए। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के दो सेट प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलेंगे, ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर जो डिप्लॉयड नंबर होता है यानी 2n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 46 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट की बात करें तो वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। ये आपके क्या होंगे? हैप्लॉइड। यानी क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या हो चुके हैं? आधे हो चुके हैं, यानी n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 23। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी हैप्लॉइड या बोल सकते हैं किसी भी गैमीट के अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ गैमीट इज कॉल्ड एज जीनोम। ये टर्म बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यानी किसी भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर बोल सकते हैं गैमीट के अंदर जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या गैमीट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक सिंगल ह्यूमन सेल की बात करें तो उसके अंदर लगभग क्या होता है? 2 मीटर लंबा यानी 2.2 मीटर क्या होता है? लंबा एक थ्रेड लाइक डीएनए होता है जो कि 46 क्रोमोसोम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है? डीएनए के कंडेंसेशन से होता है, ठीक है। और एक सेल के अंदर अगर हम बात करें तो कितना लंबा डीएनए होता है आपका? 2.2 मीटर लंबा होता है। अब यही जो 2.2 मीटर जो लंबा डीएनए है यही रिस्पॉन्सिबल होता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाने के लिए। यही ये पॉइंट आपका बोल रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें क्रोमोसोम को तो सबसे पहले हम पाएंगे कि क्रोमोसोम के ऊपर एक सबसे थिनेस्ट क्या होगा? एक प्रोटीनियस कवरिंग होती है। इसके ऊपर क्या होती है? प्रोटीन की कवरिंग होती है, और इस प्रोटीन की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। और इस लिक्विड जैसे स्पेस के अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, डीएनए प्रेजेंट होंगे। ये सारी चीजें आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो इसके अंदर आपको इस तरीके से दो सिलेंड्रिकल आर्म देखने को मिल रहे हैं, कि एक ये सिलेंड्रिकल आर्म, एक ये सिलेंड्रिकल आर्म। तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल आर्म देखने को मिल रहे हैं। इस सिलेंड्रिकल आर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। अब जनरली क्या होता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जब कोई सेल इंटरफेजिक स्टेज में होता है यानी इंटरफेज में होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरफेज के अंदर कुछ स्टेजेस आते हैं, ठीक है, जिसमें से एक आता है G1, एक आता है S और दूसरा क्या आता है G2।
यानी जब सेल को डिवाइड करना होता है, एम फेज में जब जाना होता है, तो सबसे पहले सेल को अपने डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, सेल को इन स्टेजेस से होके जाना पड़ता है। तो जब सेल एस स्टेज में होता है, उस केस में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जो एस फेज है उसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस फेज के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, यानी अपने जैसा ही एक और डीएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एस फेज के अंदर होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए के रेप्लिकेशन की वजह से क्या होगा कि सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है, लेकिन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहता है, क्रोमोसोम के नंबर में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आता। अब इससे होगा क्या कि जब किसी सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेट कर चुका होता है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन से पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, उसके अंदर आपको सिंगल क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही सेल एस फेज को पास आउट करता है, एस स्टेज से बाहर निकलता है, वैसे क्या होगा कि डीएनए के रेप्लिकेशन की वजह से अब इसके अंदर इस तरीके से दो क्रोमेटिड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, ठीक है। तो जनरली जब भी सेल एस फेज से पास आउट होगा, एस फेज से बाहर निकलेगा, तो उसके अंदर इस तरीके से दो आर्म दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी अब इसके अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड या दो आर्म दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बट क्रोमोसोम नंबर के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता। तो इस पॉइंट को चाहो तो मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर आफ्टर एस फेज। एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता, बस क्रोमोसोम में चेंज क्या आता है कि वो सिंगल क्रोमेटिड से डबल क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। बस डीएनए का अमाउंट डबल होता है आफ्टर एस फेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम मेटाफेज में देखते हैं, मेटाफेज की अगर हम बात करें, तो हर एक क्रोमोसोम के अंदर आप देखोगे कि दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, जिसको क्रोमेटिड बोलते हैं। यानी अगर हम मेटाफेज में क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, तो उस मेटाफेज में अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो उसके अंदर दो इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिड नाम देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान रखना है। अब ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं, और उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो आप देखोगे ये सिस्टर क्रोमेटिड इस कॉमन पॉइंट पे ज्वाइंटेड है, इस कॉमन पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं, इस कॉमन पॉइंट को नाम दे रहे हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट को क्या नाम देंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एक क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर सिंगल क्रोमेटिड भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल क्रोमेटिड आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपका क्रोमोसोम या तो एनाफेज या टीलोफेज में हो, या दो क्रोमेटिड भी आप देखने को मिल सकता है कब, जब वो प्रोफेज और मेटाफेज में हो, ठीक है। यानी अगर कोई क्रोमोसोम प्रोफेज और मेटाफेज के अंदर है, तब उसके अंदर आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वो एनाफेज या टीलोफेज में है, तब आपको सिंगल क्रोमेटिड देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपको मेरा सेल डिवीजन वाला पार्ट देखना होगा, माइटोसिस वाला। तो यूपी एलटी ग्रेड के अंदर एक माइटोसिस वाला वीडियो लेक्चर अलग है, तो उसमें आप देखोगे कि जब मेटाफेज पे क्या होता है, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, और एनाफेज में वो जब क्या है, क्रोमोसोम बीच से टूटते हैं, टूटने की वजह से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर पोल पे एक एक सिस्टर क्रोमेटिड चला जाता है। इसलिए एनाफेज और टीलोफेज में आपको एक क्रोमेटिड देखने को मिलेगा, लेकिन वही अगर हम बात करें मेटाफेज के अंदर या प्रोफेज के अंदर, तो आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिल जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें, हर एक क्रोमेटिड के अंदर क्या होगा, एक लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद द स्टोन। यानी हर आर्म के अंदर, हर इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल आर्म के अंदर क्या होता है, इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होता है, और इस डीएनए के अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी हर आर्म के अंदर, क्योंकि ये जो भी क्रोमेटिड आर्म बना है वो किसके वजह से बना है, डीएनए के कंडेंसेशन से बना है, इसलिए आपको क्या है, यहाँ पे इस तरीके से डीएनए देखने को मिल जाएंगे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हिस्टोन प्रोटीन के अलावा आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको क्रोमोसोम में देखने को मिल सकता है, वो आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है। सेंट्रोमियर आप यहाँ पे देखोगे, ये बीच वाला जो पॉइंट है,
जहां पे बेसिकली दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ रहे थे, उसको हमने क्या नाम दिया था, सेंट्रोमियर। तो आपको सेंट्रोमियर देखने को मिल सकता है। तो हर एक क्रोमोसोम क्या है, अपने प्रोफेज या मेटाफेज में क्या करता है, दो क्रोमेटिड रखता है, ठीक है। अब ये जो दोनों क्रोमेटिड है वो एक सिंगल पॉइंट्स पे कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। एक छोटे से पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। और सेंट्रोमियर में आप देखोगे कि जो डीएनए की जो थिकनेस है, जो क्रोमोसोम की जो थिकनेस है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बाकी की कंपैरिजन में थिन हो जाता है। ऊपर आप देख पा रहे हो थिक है, लेकिन जैसे ही यहां पर आता है वहां पे थिन हो जाता है, यहां पे पिचक जाता है। तो पिचकने की वजह से इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। जो सेंट्रोमियर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इस सेंट्रोमियर की जगह में पे यहाँ पे जो डायग्राम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपको, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसी सेंट्रोमियर पे होगा क्या कि जैसे सपोज करो ये वाला पार्ट क्या है, सेंट्रोमियर है, ठीक है। इस सेंट्रोमियर में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर इस तरीके से दो प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। तो क्या होगा कि सेंट्रोमियर पे आपको दो प्रोटीन डिस्क जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो काइनेटोकोर होता है ये बेसिकली एक एक्चुअल पॉइंट है जहां पर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट करता है। यानी अगर सपोज करो जब सेल डिवीजन होता है तो उस केस में वो क्या होगा, इस तरीके से क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे कनेक्ट होंगे, इधर की साइड सेंट्रियोल होगा, और यहां से जो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये स्पिंडल फाइबर कहां कनेक्ट होते हैं, काइनेटोकोर पे प्रेजेंट होंगे। और काइनेटोकोर कहां पे देखने को मिलेगा, सेंट्रोमियर के अंदर एक प्रोटीनियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जहां से एक्चुअल में स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि जो काइनेटोकोर है इसके अंदर ये एक्चुअल साइट है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये जस्ट मैंने आपको बता ही दिया, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी जब भी सेल डिवीजन होगा उस कंडीशन में जो स्पिंडल फाइबर है उसको सेंट्रोमियर से कनेक्ट करवाना है, तो सेंट्रोमियर के किस पॉइंट पे कनेक्ट होगा, काइनेटोकोर पे कनेक्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एट द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम इज कंपैरेटिवली नैरोअर। यानी सेंट्रोमियर की जगह पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वहां पे नैरो हो जाता है, बाकी जगह थिक होता है, लेकिन सेंट्रोमियर वाले पॉइंट पे क्या है, वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। और रिमेनिंग पॉइंट पे क्या होता है, थिक होता है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर वो नैरो होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। जैसा कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि बाकी जगह आप देख रहे हो थिक है, लेकिन सेंट्रोमियर वाले पॉइंट पे क्या है, ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है, थिन हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं पे और कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, कहीं पे और ये नैरो हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर के बाद अगर कहीं पे और नैरोअर आपको जो क्रोमोसोम में दिख रहा है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर आपको क्रोमोसोम के अंदर और कोई कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर आपको कहीं और क्या देखने को मिल रहा है, नैरोनेस देखने को मिल रही है, तो या कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नाम देंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये नॉन स्टेनिंग होते हैं एंड फाउंड एट कॉन्स्टेंट लोकेशन। नॉन स्टेनिंग का मतलब क्या है कि इनको स्टेन नहीं किया जा सकता, इनको रंगा नहीं जा सकता, और ये क्या है, कांस्टेंट लोकेशन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इसको हम नॉर भी बोलते हैं। नॉर का मतलब होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और ये आपको जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है सारे क्रोमोसोम में देखने को नहीं मिलते, ये आपको देखने को मिल सकता है 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोसोम इन ह्यूमन। यानी ह्यूमन के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, 13, 14, 15, 21, 22। ये पॉइंट याद रखना, आपसे इवन पूछ लिया जाएगा कि जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उसका नंबर याद रखना है 13, 14, 15, 21, 22, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट क्या होता है, अगर आप देखोगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो क्रोमोसोम का पार्ट बच जाता है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इसके पार्ट ये जो इसके बाद ये जो पार्ट बच जाएगा क्रोमोसोम का, उसको क्या नाम देंगे, उसको हम सैटेलाइट नाम देंगे। उसको क्या नाम देंगे, सैटेलाइट देंगे। तो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स आफ्टर नॉर या फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज नॉन एज
क्रोमोसोम सैटेलाइट, उसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या नॉर के ऊपर वाला जो रीजन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सैटेलाइट कहलाएगा। तो इस डायग्राम आप देख सकते हो, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर वाला जो डायग्राम है ये आपका क्या कहलाएगा, सैटेलाइट कहलाएगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं टीलोमियर। टीलोमियर की बात करें तो ये क्या है, ये बेसिकली किसी भी क्रोमोसोम का एंड होता है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, टीलोमियर बोलते हैं। तो टीलोमियर की बात करें तो क्रोमोसोम्स हैव पोलैरिटी, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होती है, पोलैरिटी होती है, और इस पोलैरिटी की वजह से क्या है, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज हो सकता है। तो उसको फ्यूज होने से बचाने के लिए क्या होगा कि क्रोमोसोम के एंड्स के ऊपर क्या है, टीलोमियर प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। तो क्रोमोसोम हैव पोलैरिटी एंड पोलर एंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर नॉन एज टीलोमियर्स। जो पोलर एंड्स है उसको क्या बोलेंगे, टीलोमियर्स बोलेंगे। और टीलोमियर का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स फ्यूजन ऑफ वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम, यानी ये एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से फ्यूज होने से बचाता है, ये ध्यान रखना है। और ये जो रीजन होता है टीलोमियर, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है जिसको याद रखना है कि जो टीलोमियर रीजन होता है वो ग्वानिन बेस में रिच होता है, यानी टीलोमियर में ग्वानिन बेस का जो अमाउंट होता है सबसे ज्यादा होता है। उसके अलावा ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एंजाइम टीलोमरेज है ये हेल्प करता है टीलोमियर पार्ट ऑफ जो टीलोमियर पार्ट है क्रोमोसोम का उसके सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, यानी टीलोमियर की जो सिंथेसिस है या टीलोमियर को बनाने में जो एंजाइम टीलोमरेज है ये हेल्पफुल होता है। और ये जो एंजाइम है एक टाइप का राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो टीलोमरेज है क्रोमोसोम का वो शॉर्टर हो जाता है ड्यूरिंग एजिंग, यानी जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है वैसे वैसे क्या है, टीलोमेयर की जो जो साइज है, जो लेंथ है वो धीरे धीरे शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्या है, क्रोमोसोम के हम टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हाँ टीलो जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर कहाँ पर है क्रोमोसोम में, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे हम क्या है क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जहां पर जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्ट सेंटर में होगा। ठीक है, तो जैसे अगर इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्ट सेंट्रोमियर सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर की पोजीशन की बात करें तो एग्जैक्टली इन द मिडिल, यानी बिल्कुल सेंटर में होगा। नेक्स्ट अगर आर्म्स की बात करें तो क्योंकि ये सेंटर में है तो ऊपर वाले आर्म की लेंथ और नीचे वाले आर्म की लेंथ क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, बराबर होगी, ये ध्यान रखना है। अगर ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो मेटाफेज के अंदर ये इस तरीके से इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे, और जब एनाफेज आता है तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर से ये कनेक्ट होंगे इस तरीके से। जब एनाफेज आता है तो खींचना स्टार्ट होगा, इसको खींचेंगे, तो जब खींचेंगे तो इस तरीके से इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। जब एनाफेज आता है तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैसा दिखने में लगेगा, ये वी शेप दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब एनाफेज आता है तो उसका शेप कैसा हो जाता है, वी शेप का होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ ह्यूमंस का जो क्रोमोसोम नंबर 1 है वो कैसा होगा, आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, ये एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, यानी यहाँ पे देखो कि जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जो आर्म है उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है और दूसरी आर्म की जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन आर्म इज स्लाइटली लॉन्गर एंड अदर इज स्लाइटली शॉर्टर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एनाफेज के समय इसका शेप कैसा होता है, तो एनाफेज में ये एल शेप या जे शेप का दिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये जो क्रोमोसोम है सब मेटासेंट्रिक को कहाँ देखने को मिलेगा, ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 4 या क्रोमोसोम नंबर 5 में ये आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक। अगर एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन में जो सेंट्रोमियर है वो किसी एक एंड के बहुत ज्यादा पास चला जाता है। तो अगर यहाँ पर ध्यान दो तो ये जो सेंट्रोमियर है इस वाले एंड के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से एक जो आर्म है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और दूसरी आर्म की लेंथ जो बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है
कि जो सेंट्रोमियर है वो वेरी क्लोज टू वन एंड, यानी किसी एक एंड की तरफ चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक जो आर्म है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और दूसरा जो आर्म है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, जिसके ऊपर सैटेलाइट प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। सैटेलाइट का मतलब क्या है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद वाला पार्ट, तो वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि एनाफेज के समय इसका शेप कैसा होता है, तो ये रॉड शेप होता है विद स्मॉल नोब के जैसा, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा एक्रोसेंट्रिक, तो आपको देखने को मिलेगा 13, 14, 15, 21, 22 क्रोमोसोम में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम है जहां पे जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल एग्जैक्ट टिप ऑफ द सेंटर पहुंच जाता है, यानी बिल्कुल एक आर्म होगा ही नहीं क्योंकि बिल्कुल ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बिल्कुल जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो टर्मिनल एंड पे है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्म देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ एक ही आर्म देखने को मिलेगा, दूसरा आर्म होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और एनाफेज के समय इसका जो शेप है वो कैसा दिखेगा, आई शेप, इस तरीके से आई जैसा दिखना स्टार्ट होगा, तो आई शेप बन दिखेगा, ठीक है। और ये आपकी बात करें जो टीलोसेंट्रिक है ये ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलता, बट कुछ एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि माउस के अंदर या माइस के अंदर ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से एक क्रोमोसोम है आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है। अगर हम पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की बात करें तो पॉलीटीन क्रोमोसोम को सबसे पहले बाल्बिनी ने डिस्कवर किया था कायरोनोमस लार्वा के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो आपका जो क्रोमोसोम है इसको हम जाइंट क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जाइंट क्रोमोसोम या राक्षस या बहुत बड़ा क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो डीएनए के बार बार रिपीटेड रेप्लिकेशन की वजह से होता है। जनरली क्या होता है कि सेल के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेट करता है उसके बाद सेल का डिवीजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता है लेकिन सेल डिवाइड ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक ही सेल के अंदर बहुत सारे आपको सिस्टर क्रोमेटिड, जैसे जैसे जनरली अभी हमने देखा था पीछे कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो दो सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर सपोज करो मल्टीपल टाइम्स डीएनए का रेप्लिकेशन हो तो उससे क्या होगा, बहुत सारे आर्म्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर भी यही काम हो रहा होता है कि यहाँ पे रिपीटेड डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से क्या है, सेल डिवीजन नहीं होगा लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन बार बार होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे आर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए इस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, जाइंट क्रोमोसोम बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और इस क्रोमोसोम के अंदर आपको बहुत सारे डार्क और लाइट बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से रेड और ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होगे, तो ये क्या है, यहाँ पे बैंड्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर आपको कुछ पफ रिंग या बाल्बनी रिंग्स देखने को मिल जाते हैं जहां पे आरएनए सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे पफ रिंग तो एज सच दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से उठे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके से फूले फूले से स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम पफ रिंग बोलते हैं। और इस पफ रिंग्स के अंदर क्या होगा कि जो आरएनए का एक्टिव सिंथेसिस हो रहा होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है इसका काम क्या होता है उसको समझते हैं। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो ये रैपिड सिंथेसिस ऑफ आरएनए में पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है फॉर हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी जब सेल के अंदर हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है तो इसके अंदर रैपिड सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन में ये हेल्प करेगा, ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा, फाउंड इन स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला एंड कायरोनोमस। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, ड्रोसोफिला और कायरोनोमस लार्वा के अंदर ये पॉलीटीन क्रोमोसोम देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और क्रोमोसोम है जिसको लैम्फ-ब्रुस क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसको रकर्ट ने डिस्कवर किया था 1892 के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्रुश के जैसा स्ट्रक्चर होगा। जैसे आपने देखा वो ब्रुश कैसा होता है कि एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होगा, वहां से इस तरीके से बहुत सारे फिब्रिल्स इस तरीके से निकले हुए होते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर भी होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, एक ब्रश के जैसा होता है, इसलिए इसको हम लैम्फ-ब्रुस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये क्या एक्सट्रीमली लार्ज क्रोमोसोम्स होता है, seen in the oocytes of growing eggs of amphibian reptiles and birds। यानी ये जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, oocytes के अंदर देखने को मिलेगा amphibian reptiles and birds के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है ब्रश के जैसा होता है विद लेटरल रूप्स, यानी ब्रश के जैसा होगा, उसके अंदर इस तरीके से लूप जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल पाएंगे, जैसा अभी देख रहे हो ना, लूप जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेन एक्सिस, यानी ये मेन एक्सिस है और यहाँ से इस तरीके से लूप जैसे स्ट्रक्चर ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, ये ध्यान रखना है। लूप्स आर द साइट फॉर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, या लूप्स के अंदर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और वो कहाँ पर होता है आपका, लूप के अंदर, यानी डीएनए से
जब मैसेंजर आरएनए बनता है या आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो लूप के अंदर क्या हो रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो किसमें हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए नीडेड फॉर एग डेवलपमेंट, यानी एग के डेवलपमेंट के लिए जब लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए की जरूरत पड़ती है तो उस समय ये काम में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिल सकता है, ऊसाइड ऑफ ट्राइटरस या फिर जीनोपस, इसके अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको कुछ चार्ट दे रखा है मैंने यहाँ पे, जहाँ पे हर एक कुछ गिने चुने ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और उसके गैमेट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो जो डिप्लॉयड नंबर्स है उसके अंदर 46 होंगे और हैप्लॉयड या गैमेट्स के अंदर कितने हो जाएंगे, 23। पी की बात करें तो 14 होते हैं और 7 हो जाएंगे। इसी तरीके से पूरा का पूरा चार्ट आप ये पीडीएफ जब डाउनलोड कर लोगे तो वहां से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक का था। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।